यरूशलेम जो मुसलमान, यहूदी और ईसाइयों के लिए एक इंतहाई मुक़द्दस ज़मीन तस्वुर की जाती है, उसको यूनाइटेड नेशन ने एक आज़ाद बैनुल अक़वामी इलाके का दर्जा दे दिया। 20वीं सदी के आगाज़ तक फ़लस्तीन सल्तनत उस्मानिया यानी कि ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, लेकिन फिर 1897 में थियोडर हर्ज़ल नामी एक यहूदी ने एक ज़ायनिस्ट मूवमेंट का आगाज़ किया। यहूदियों ने अपना मकसद पाने के लिए फ़लस्तीन जैसी मुक़द्दस सरज़मीन का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि वो उनका मानना ये था कि ये ज़मीन द हॉली लैंड या द प्रोमिस लैंड इसको कहा जाता है कि ये उनके नज़दीक इंतहाई मुक़द्दस थी। और बरतानिया ने जो यहूदियों के मजहबी जज्बात थे उसको हवा दी उन्होंने, और उन्होंने उसके ज़रिए से अपना जो सियासी एजेंडा है उसको पूरा करना चाहा। यहूदी रियासत के क़याम का एक पोशीदा मनसूबा बरतानिया ने 1917 में बनाया, और जिसके तहत यहूदियों की आबादकारी शुरू हुई फ़लस्तीन में। यरूशलेम जो मुसलमान, यहूदी और ईसाइयों के लिए एक इंतहाई मुक़द्दस ज़मीन तस्वुर की जाती है, उसको यूनाइटेड नेशन ने एक आज़ाद बैनुल अक़वामी इलाके का दर्जा दे दिया। यहूदियों की जानिब से यूएन की इस पार्टीशन को तस्लीम कर लिया गया, जिसके नतीजे में 14 मई 1948 को एक आज़ाद यहूदी रियासत इसराइल के नाम से वजूद में आई। यूनाइटेड नेशन के इस फैसले को अरब ममालिक ने मानने से इनकार कर दिया, जिसके अंदर इराक, सीरिया, इजिप्ट, लबनान और जॉर्डन जैसे ममालिक थे। सऊदी अरब उसके अंदर शामिल था, जिसके नतीजे में जाकर सबसे पहली अरब इसराइल जंग का आगाज हुआ, और जिसके अंदर तमाम अरब ममालिक ने इसराइल के खिलाफ जंग के अंदर हिस्सा लिया। सितंबर 1970 में किंग हुसैन ने एक ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत उन्होंने फ़लस्तीनी जो पनाह गुज़ीन थे, जो उर्दन के अंदर जिनका क़याम था, उनको कत्ल कर देने का हुक्म दिया। ऑपरेशन ब्लैक सितंबर के नतीजे के अंदर तकरीबन 25,000 फ़लस्तीनी बेगुनाह मुसलमान अपनी जानों से हाथ धो बैठे। जानों के ज़िया के ऊपर इसराइली कमांडर ने एक अहम बयान जारी किया था, और उसने कहा कि हम 20 सालों के अंदर इतने फ़लस्तीनियों का खून नहीं बहा सके जितना कि 7 दिनों के अंदर किंग हुसैन और ज़ियाउल हक ने मिलकर बहाया। एक वक्त में फ़लस्तीन में सिर्फ फ़लस्तीनियों का ही राज था, लेकिन फ़लस्तीन की मौजूदा हालत ऐसी है जैसे पिंजरे में कैद एक जानवर किसी होती है। फ़लस्तीन वक्त के साथ साथ सिकुड़ता चला गया। ये रातों रात नहीं हुआ, इसके पीछे एक तवील कहानी है कि किस तरह से फ़लस्तीन के ऊपर दिन ब दिन इसराइल का कब्ज़ा होता चला गया, और किस तरह से फ़लस्तीन का नक्शा सिकुड़ता चला गया। 20वीं सदी के आगाज़ तक फ़लस्तीन सल्तनत उस्मानिया यानी कि ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, लेकिन फिर 1897 में थियोडर हर्ज़ल नामी एक यहूदी ने एक ज़ायनिस्ट मूवमेंट का आगाज़ किया, और उसके तहत उसने पूरी दुनिया से यहूदी लोगों को फ़लस्तीन के अंदर आबाद करने का एक मंसूबा बनाया, और बरतानवी सरबराही में, बरतानवी सरपरस्ती में उसने इसको अमली तकमील तक पहुँचाया। यहूदियों ने अपना मकसद पाने के लिए फ़लस्तीन जैसी मुक़द्दस सरज़मीन का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि वो उनका मानना ये था कि ये ज़मीन द हॉली लैंड या द प्रोमिस लैंड इसको कहा जाता है, कि ये उनके नज़दीक इंतहाई मुक़द्दस थी, और उनका ये मानना था कि यहाँ पे जो शरीयत नाफिज हुई थी वो द लैंड ऑफ कनान के नाम से वो इसी को समझते हैं। और बरतानिया ने जो यहूदियों के मजहबी जज्बात थे उसको हवा दी उन्होंने, और उन्होंने उसके ज़रिए से अपना जो सियासी एजेंडा है उसको पूरा करना चाहा, और उन्होंने अरब ममालिक को कंट्रोल करना चाहा, और वहाँ पे एक ऐसी रियासत को कायम करके कि उनके ज़रिए से, उस इसराइल के वजूद के ज़रिए से उनको अरब ममालिक को अपना मुहक्कम बनाना चाहा। और यहूदियों का कहना ये था कि ये द लैंड ऑफ कनान है, जहाँ पे खुदा की जानिब से यहूदियों पर शरीयत नाफिज की गई, जिसको बुनियाद बना करके यहूदी सारे दुनिया से फ़लस्तीन का रुख उन्होंने करना शुरू किया। और यही वजह थी कि बरतानिया ने अपनी जो सियासी मकासद हैं यहूदियों की इस हिजरत के नतीजे में उन्होंने पूरे करना चाहे कि वो अरब ममालिक को अपना मुहक्कम बना सकें। बरतानिया ने यहूदियों की सरपरस्ती इसलिए की क्योंकि अगला जो दौर आ रहा था जिसके अंदर नो आबादियाती निज़ाम तश्कील पा रहा था, जिसके तहत बरतानिया ने ये समझा कि अरब ममालिक को कंट्रोल करने के लिए उनको वहाँ पे बनफ़्स नफीस खुद मौजूद होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक ऐसी रियासत वहाँ पर कायम कर दी जाए जिसके ज़रिए से वो पूरे अरब ममालिक को कंट्रोल कर सके। तो बरतानिया अपनी इस सियासी तहरीक को कामयाब करने के लिए उसने यहूदियों को आगे किया और एक यहूदी रियासत का क़याम वहाँ पर वजूद में लेकर आया। यहूदी रियासत के क़याम का एक पोशीदा मंसूबा बरतानिया ने 1917 में बनाया, और जिसके तहत यहूदियों की आबादकारी शुरू हुई फ़लस्तीन में। और हमें ये नज़र आता है कि फिर वहाँ पर जो मुस्लिम और यहूदियों के जो तनाज़ात शुरू हुए, जिसके नतीजे के अंदर बहुत ज़्यादा कत्ल व गारत हुई, और जिसको आगे जा कर के बरतानिया ने जिससे बरात का ऐलान कर दिया। और फिर वो दिन आ पहुँचा जब 29 नवंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा ने
फ़लस्तीन का जो हिस्सा है उसका कंट्रोल संभाल लिया और उन्होंने वहाँ पे जंग बंदी करवाई और उसके हवाले से उन्होंने मनसूबा बंदी शुरू की। और फिर हुआ यूं कि यूनाइटेड नेशन ने अपनी रेजोल्यूशन 181 पार्टीशन रेजोल्यूशन के तहत फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी कि जिसके अंदर एक हिस्से में शामिल हुए यहूदी इसराइल में शामिल हो गए और जो अरब थे वो फ़लस्तीन में शामिल हो गए। यरूशलेम जो मुसलमान, यहूदी और ईसाइयों के लिए एक इंतहाई मुक़द्दस ज़मीन तस्वुर की जाती है, उसको यूनाइटेड नेशन ने एक आज़ाद बैनुल-अक़वामी इलाके का दर्जा दे दिया। यहूदियों की जानिब से यूएन की इस पार्टीशन को तस्लीम कर लिया गया, जिसके नतीजे में 14 मई 1948 को एक आज़ाद यहूदी रियासत इसराइल के नाम से वजूद में आई। यूनाइटेड नेशन के इस फैसले को अरब ममालिक ने मानने से इनकार कर दिया, जिसके अंदर इराक, सीरिया, इजिप्ट, लबनान और जॉर्डन जैसे ममालिक थे, सऊदी अरब उसके अंदर शामिल था। उन्होंने इस फैसले को मानने से इनकार किया और जिसके नतीजे में जाकर एक सबसे पहली अरब इसराइल जंग का आगाज़ हुआ और जिसके अंदर तमाम अरब ममालिक ने इसराइल के ख़िलाफ़ जंग के अंदर हिस्सा लिया। लेकिन बदकिस्मती से अरब ममालिक ये जंग नहीं जीत पाए और इसराइल का पल्ला भारी साबित हुआ और उसको इसमें पुश्तपनाही हासिल रही अमेरिका और बरतानिया जैसे उस वक़्त के सुपर पावर कंट्रीज़ की, जिसके नतीजे के अंदर हुआ ये कि ना सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम का नाहक खून बहाया गया, बल्कि उसके नतीजे में आगे चलकर इसराइल ने फ़लस्तीन के उन हिस्सों के ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस ने ऑलरेडी फ़लस्तीनी मुसलमानों का हिस्सा करार दिया था। 15 मई 1948 का दिन इसराइलियों के नज़दीक खुशी का दिन है और वो इसको सेलिब्रेट करते हैं अपने इंडिपेंडेंस डे के लिए। लेकिन दूसरी तरफ सेम डे फ़लस्तीन के जो लोग हैं वो उसको नकबा डे के नाम यानी कि तबाही के नाम से उसको मौसूम करते हैं और उसकी याद में उसको मनाते हैं। 1967 के अंदर एक मरतबा फिर अरब और इसराइल जंग छिड़ती है और उसका नतीजा भी वही निकलता है जो 1948 की अरब इसराइल जंग का निकला था, कि जिसके अंदर अरब ममालिक को शिकस्त से दो चार होना पड़ा। लेकिन उन्हीं दिनों में जो एक एडवांसमेंट हुई, जो फ़लस्तीन की आवाम के और फ़लस्तीन के लोगों के लिए एक बेहतरी की उम्मीद साबित हुई, वो ये कि PLO का क़याम वजूद में आया। PLO यानी कि फ़लस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सदर उसके यासिर अरफ़ात थे पहले सदर, उनकी सरबराही के अंदर ये जमात ने काम करना शुरू किया। पहली मरतबा उन्होंने ये जाना कि फ़लस्तीन के जो कौमी खुद मुख्तारी है उसको सामने रखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये जो तहरीक है इसको मजहबी बुनियादों पर नहीं बल्कि इसको सियासी बुनियादों के ऊपर चलाने की ज़रूरत है। इससे पहले जो अरब ममालिक जिस तरह से इसराइल के साथ बरसरे पैकार थे, तो उन्होंने जो मौजू जो बनाया हुआ था वो ज़्यादातर अपने जो कुछ पर्सनल वो एजेंडाज़ को पूरा करने के लिए उन्होंने मजहबी मौजू के तहत ये तमाम जंगें लड़ी। लेकिन PLO ने सबसे पहली दफ़ा आकर उन्होंने इस चीज़ को एनालिसिस किया और इस चीज़ के ऊपर उन्होंने अमल दरामद किया कि उनको अपनी ये जो इसराइल के ख़िलाफ़ जंग है उनको सियासी बुनियादों पर इसको चलाने की ज़रूरत है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि फ़लस्तीन को उसके खैर खां बनकर बहुत सारे जो अरब ममालिक हैं और इसी तरह से दुनिया के अंदर जो दूसरे ममालिक हैं उन्होंने उसके फ़लस्तीन के खैर खां बनकर उसको नुकसान पहुँचाया, उसकी जो तहरीक है उसको डैमेज किया। इसी की एक मिसाल हमें तारीख़ से मिलती है, जहाँ पर सितंबर 1970 में किंग हुसैन ने एक ऑर्डर जारी किया जिसके तहत उन्होंने फ़लस्तीनी जो पनाह गुज़ीन थे जो उर्दन के अंदर जिनका क़याम था उनको कत्ल कर देने का हुक्म दिया और फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन किया गया जिसको ऑपरेशन ब्लैक सितंबर का नाम दिया गया। और ये ब्लैक सितंबर लॉन्च किया गया जॉर्डन की तरफ से, यानी उर्दन की जो आर्मी थी उसने उसको लॉन्च किया। और उस वक़्त आप कहें ये तारीख़ में आपको मिलेगा कि उस वक़्त एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर जो जिनका नाम है ज़ियाउल हक और जो बाद में जनरल और फिर सदर पाकिस्तान भी बने, वो उस वक़्त उर्दन की जो आर्मी है वहाँ पर उसको ट्रेन कर रहे थे। और उर्दन के जो उस वक़्त वहाँ पे किंग हुसैन थे उन्होंने उनको ऑर्डर जारी किया कि आप उस अटैक की कमांड संभालें जो कि फ़लस्तीनी जो पनाह गुज़ीन जो जॉर्डन के अंदर आबाद थे उनको ख़त्म करने के लिए ब्लैक सितंबर का जो ऑपरेशन था जो लॉन्च किया गया था। और ज़ियाउल हक ने वो ऑपरेशन की कमांड संभाली और उन्होंने बड़ी कामयाबी से उन्होंने जो फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन थे और जो वहाँ पे अस्करियत पसंद थे उनका उन्होंने ख़ात्मा किया। ऑपरेशन ब्लैक सितंबर के नतीजे के अंदर तकरीबन 25,000 फ़लस्तीनी बेगुनाह मुसलमान अपनी जानों से हाथ धो बैठे और इस जानों के ज़िया के ऊपर इसराइली कमांडर ने एक अहम बयान जारी किया था और उसने कहा कि हम 20 सालों के अंदर इतने फ़लस्तीनियों का खून नहीं बहा सके जितना कि 7 दिनों के अंदर किंग हुसैन और ज़ियाउल हक ने मिलकर बहाया। 13 सितंबर 1993 को
PLO के सदर यासिर अरफात ने फ़लस्तीनी और फ़लस्तीनी अवाम के मसाइल का हल निकालने के लिए, उनको सियासी बुनियादों के ऊपर मुस्तहकम करने के लिए उन्होंने ओस्लो एग्रीमेंट के नाम से इसराइल के साथ एक एग्रीमेंट किया, जिसमें इस मसले का सियासी हल निकालने के लिए वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में तकसीम करने का फ़ैसला किया गया। लेकिन उनके इस फ़ैसले को फ़लस्तीन के अंदर जो शिद्दत पसंद ग्रोह हैं उन्होंने उसको पजीराई नहीं दी, और उस वक़्त क़याम वजूद में आया एक ऐसी शिद्दत पसंद जमात का जिसको नाम दिया गया हमास का। हमास ने ये फ़ैसला मानने से इनकार किया और उसके ख़िलाफ़ उन्होंने बगावत की और फ़लस्तीनी अवाम को अपने साथ मिलाया, और जिसके नतीजे के अंदर हम देखते हैं कि फ्यूचर में जाके 2004 में जो यासिर अरफात हैं उनको जहर देकर मार दिया गया। यासिर अरफात की वफ़ात के बाद सन 2005 के अंदर हमास फ़लस्तीन की एक उभरती हुई ताकत बन गई, और उसने वहाँ पर इसराइल के साथ जितने भी मामलात थे और उनके साथ जो गुफ्तशनीद थी उसके अंदर उसने कलीदी हैसियत इख्तियार कर ली, और PLO अमली तौर पर अपनी हैसियत वहाँ पर ख़त्म कर बैठी। इसराइल के ख़िलाफ़ दुनिया के बहुत सारे ममालिक की तरफ से सलामती कौंसल में मुख्तलिफ़ करारदादें पेश की गई, लेकिन हमेशा अमरीका उन करारदादों को वीटो करता आया है। लेकिन फिर हुआ ये कि दिसंबर 2016 के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर उभर रहे थे और उन्होंने ये महसूस किया कि अमेरिका को मज़ीद सियासी और माशी कशमकश में नहीं पड़ना चाहिए और उनको कुछ अपनी नेशनल चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, तो उन्होंने उसके नतीजे के अंदर पहली दफ़ा जो सलामती कौंसल के अंदर एक इसराइल के ख़िलाफ़ करारदाद पेश हुई तो उस पर उन्होंने वीटो नहीं किया, और उसके ऊपर उन्होंने उसको वोट भी उसके ख़िलाफ़ नहीं दिया, और वो करारदाद 14-0 की अक्सरियत के साथ वो मंजूर हुई। और उस सलामती कौंसल की करारदाद के अंदर इसराइल पर जोर दिया गया था कि वो फ़लस्तीन के जो काबिज़ इलाके हैं उनको छोड़ दे, और जो यरूशलेम के कुछ हिस्सों के ऊपर नाजायज़ काबिज़ हो चुका हुआ है इसराइल, उनको भी दस्तबरदार करने का हुक्म दिया था यूनाइटेड नेशन कौंसिल की ये इस करारदाद में। तो इसको इसराइल ने इस तरीके से लिया था कि उसके साथ वो अमेरिका के साथ उसने बयानबाजी भी सामने आती है, और उसने उसको अमेरिका को तनकीद का निशाना भी बनाया कि आखिर उसने इस करारदाद को क्यों वीटो नहीं किया। और जिन 14 ममालिक ने उस करारदाद के हक़ के अंदर वोट दिया था तो इसराइल ने उनको भी धमकी आमेज़ बयानात दिए और कहा कि हम तुम्हें देख लेंगे। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने किया इसराइल के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमला, और उन्होंने 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट फायर किए। और ये जो हमला था ये इससे पहले जो इसकी मिसाल है जो 1973 में जिस पे कूपर वॉर में हमें मिलती है कि जिसके अंदर इजिप्ट और सीरिया ने एक सरप्राइज अटैक किया था इसराइल के ऊपर, उससे भी शदीद हमला इसको करार दिया गया। हमास का ये हमला इतना शदीद था कि इसने इसराइल के दिफाई निज़ाम आयरन डोम जो दुनिया भर में मशहूर था उसको हिला कर रख दिया और उसको फेल कर दिया। दोस्तों ये बात कहने में तो बहुत अच्छी है और कानों को भली महसूस होती है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि तारीख के अंदर बहुत सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी होते आए हैं कि जिनके अंदर हम ये देखते हैं कि जो ताकतवर ममालिक होते हैं वो कमज़ोर ममालिक को मज़ीद सप्रेस करने के लिए एक मसनूई किस्म का जो हमला है अपने ऊपर प्लांट करते हैं, जैसा कि हमें नज़र आया 9/11 के अंदर जहां पे अमेरिका ने अपने जो ट्विन्स टावर हैं वो खुद ही गिरा दिए और फिर उसके नतीजे के अंदर अफगानिस्तान को उन्होंने कसूरवार करार देकर उनके ऊपर चढ़ाई कर दी। ऐसी सूरत हाल में कुछ एक्सपर्ट इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि शायद हमास के ये मौजूदा हमले बाद में आने वाले दिनों के अंदर फ़लस्तीनी अवाम के लिए मज़ीद तबाही का बायस बनेंगे। और जैसा कि अब तक की जो कुछ ख़बरें आ रही हैं उसके अंदर ये बात नज़र भी आती है कि फ़लस्तीनी अवाम मिज़रेबल कंडीशंस के अंदर हैं, उनके ऊपर बड़ी शदीद शेलिंग और बमबारी हो रही है इसराइली फ़ौजियों की तरफ से। तो हमें जानना ये होगा कि आया कि आने वाले दिनों में फ़लस्तीन का जो मुस्तकबिल है वो किस तरफ जाता है और फ़लस्तीन की अवाम को क्या इसके नतीजे के अंदर कोई रिलीफ मिल पाएगा और फ़लस्तीन के जो देरीना मसाइल हैं क्या उनका कोई हल हो पाएगा। दोस्तों इसराइल और फ़लस्तीन का मसला जितना मजहबी बुनियादों के ऊपर उसको हाईलाइट किया जाएगा शायद ये मसला उतना ही पेचीदा होता चला जाएगा। इसके अंदर जो दुनिया की जो ताकतवर ममालिक हैं वो इसके अंदर अपना हिस्सा डालते चले जाएंगे और शायद वो नासमझी के अंदर या बेशऊरी के अंदर वो शायद इसराइल को इस मामले के अंदर मज़ीद इस्तेहकाम बख्शते चले जाएंगे। इस वक्त समझने की ज़रूरत ये है कि इस मसले का हल सियासी बुनियादों के ऊपर तलाश किया जाए। इस सारे ज़िमन में हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि जो अरब ममालिक हैं उनको मुत्तहिद होने की ज़रूरत है इसराइल के ख़िलाफ़ और उनको
मुत्तहिद सिर्फ इस बुनियाद पे होने की ज़रूरत नहीं है कि वो सिर्फ जज्बाती हवाले से और कुछ मज़हबी हवाले से वो काम इस तरह के करें कि वो उससे ये लगे कि इसराइल के ख़िलाफ़ कुछ हो रहा है, बल्कि उनको इस मसले का हल जो है वो लॉन्ग टर्म बुनियादों के ऊपर इसको निकालने की ज़रूरत है। नहीं तो शायद इसराइल की ये बर्बरियत आने वाले वक्तों में उनके अपने मुल्कों के अंदर भी पहुंच सकती है और उनकी हुकूमतों का ख़ात्मा करके वहाँ पर अवाम का इस्तेहसाल का बाइस बन सकती है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि जो अरब ममालिक, ख़ुसूसन जो सऊदी अरब है और इसी तरीके से जो दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो एक पेज पर आकर बैठें और इस मसले के हल के लिए इसराइल के ऊपर हर तरह से प्रेशर डालें और उसके ऊपर दबाव दें कि वो इस मसले का सियासी हल निकाले और जो एक तकसीम है इलाकों की वो वाज़ेह करके और उस तकसीम के तहत जो है ना इस आबादियों का वहाँ पे रहना मुमकिन बनाएं और जो शिद्दत पसंद जो गिरोह हैं उनको ख़त्म करके एक ऐसे जो है वो क़यादत को आगे लाया जाए जो सियासी बुनियादों के ऊपर मसले के हल के क़याम के लिए अब हंगामी बुनियादों के ऊपर काम कर सके। अगर आप पहली दफ़ा हमारी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा नाम है अकमल ख़ान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने सोशल मीडिया चैनल के ऊपर। अगर आप हमारी वीडियो पसंद करते हैं और आपको ये मौज़ूआत पसंद हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि किन मौज़ूआत के ऊपर मज़ीद आप हमारी वीडियो देखना पसंद करेंगे।